हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। मार्च 1 1969 वो डेट थी जब देश के अंदर पहली राजधानी एक्सप्रेस चली और ये चली थी न्यू दिल्ली हावड़ा के बीच। इस ट्रेन की जो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड थी वो थी 120 किलोमीटर्स पर आवर। और आज 53 इयर्स बाद जो हमारे देश के अंदर की सबसे तेज राजधानी एक्सप्रेस चलती है उसकी मैक्सिमम स्पीड है 140 किलोमीटर पर आवर, जबकि एवरेज स्पीड्स ऑफ राजधानी अराउंड 80 किलोमीटर पर आवर की आती है। 53 सालों के अंदर सिर्फ 20 किलोमीटर पर आवर से टॉप स्पीड बढ़ी। 20 किलोमीटर पर आवर किसी साइकिल के चलने की स्पीड भी हो सकती है। लेकिन फिर ये हुआ क्यों? 53 सालों में इंडियन रेलवे जो दुनिया से कंपटीशन रखती थी वो दुनिया की वन ऑफ द स्लोएस्ट रेलवे कैसे बन गई और इसे ठीक क्यों नहीं किया जा रहा? इसी बात के बारे में आज हम समझेंगे। दोस्तों, देश के कई बड़े दिक्कतों के जैसे ही पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी और पीएसयूज के अंदर होने वाली इनएफिशिएंसी रेलवेज के स्लो होने के पीछे जिम्मेदार है। अब वो कैसे समझने की कोशिश करते हैं? दोस्तों, एक पॉलिटिशियन जो होता है उसका काम लोगों की सेवा करना नहीं होता है। पॉलिटिशियन का काम होता है कि वो अगला इलेक्शन जीत पाए और इसीलिए बहुत जरूरी होता है कि जब वो अपने कार्यकाल में हो उस समय पर ऐसी चीजें करे जो उनको अगले इलेक्शन में जीतने की मदद करे। अब इस चीज की वजह से ये नहीं सोचा जाएगा कि 20, 25, 30 साल बाद किस चीज की वजह से फायदा होगा, इमीडिएट किन चीजों से फायदा देखने मिलेगा, उन चीजों के ऊपर ही फोकस जनरली रखा जाता है। और ये हमारे देश के रेलवे बजट्स में रखा गया था। दोस्तों, दुनिया के अंदर इंडिया वन ऑफ द ओनली कंट्रीज थी जहां पर रेलवे के लिए अलग बजट एक जमाने तक हुआ करता था। आज की डेट में नहीं होता है, लेकिन जो पार्लियामेंट्री बजट और रेल बजट है वो पूरी तरीके से अलग हुआ करता था। और ये बजट कितने ज्यादा शॉर्ट साइटेड होते थे ये समझने के लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं साल 2007-8 के रेलवे बजट से, जो कि अनाउंस किया गया था उस जमाने के रेलवे मिनिस्टर मिस्टर लालू प्रसाद यादव के द्वारा, जो कि ऐसा साल था जब रेलवे प्रॉफिटेबल थी फ्रेट की वजह से। जो ये बजट अनाउंस हुआ उसके अंदर बहुत ज्यादा रिडक्शंस दिए गए थे फेयर्स के अंदर, स्पेशली फ्रेट में। यहाँ पर डीजल, पेट्रोल, स्टील, सीमेंट, इन जैसी कमोडिटीज के लिए जो फ्रेट टैरिफ था उसमें डिस्काउंट दिया गया था, जिसका वजह से इंडस्ट्री खुश हुई। इसके अलावा सेल, इंडियन ऑयल, इन जैसी गवर्नमेंट पीएसयूज को भी कुछ अलग बेनिफिट्स दिए गए थे। सीनियर सिटीजन, लेडीज, इन जैसे पैसेंजर्स को टिकट्स में डिस्काउंट्स और कुछ दूसरे बेनिफिट्स दिए गए थे, जो कि ऑब्वियसली लोगों को इमीडिएटली खुश करने में सक्सेसफुल रहने वाली चीजें हैं। और इसके अलावा दूसरे तरीके के अनाउंसमेंट जो हमारे देश के रेलवे बजट्स में होती थी उस जमाने में, वो थी ट्रेन को बढ़ाना, बस ट्रेन अनाउंस करते रहना। यहाँ पर 800 कोचेस अनाउंस की गई थी एग्जिस्टिंग ट्रेन के अंदर ज्वाइन करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट रेलवे 8 नई गरीब रथ ट्रेन, 32 पेयर ऑफ एक्सटेंशन ट्रेन उस साल के लिए, 23 पेयर ऑफ एक्सटेंशन साल आने वाले साल के लिए, ऐसे कई सारे ट्रेन जो साल में कब हंड्रेड्स ऑफ ट्रेन निकल जाती थी कुछ कुछ बजट्स के दौरान, वो अनाउंस की गई थी। लेकिन इसमें आप लोग कहोगे दिक्कत क्या है? लोगों को जो चीजें चाहिए वो तो रेलवे बजट में आ रही थी, लेकिन दिक्कत ये है कि ये पिछले 30 से 40 सालों से हो रहा था। हर साल मैक्सिमम जो चीजें जाती थी वो लोगों को इमीडिएटली खुश करने के हिसाब से खर्च की जाती थी, जबकि रेलवेज की ओवरऑल ग्रोथ के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता था 30-35 साल के हिसाब से। अब इसका मतलब क्या है? दोस्तों, रेलवे के अंदर जो ट्रैक्स है वो लिमिटेड थे। ब्रिटिश जो ट्रैक्स बना के गए उसके बाद में कोंकण रेलवे और कुछ दूसरे 2-4 लाइन को अगर हम छोड़ दे तो कोई भी नई लाइंस नहीं बनी, जिसके वजह से एग्जिस्टिंग रूट्स पर कंजेशन बहुत बढ़ते जा रहा था। ऑल्टरनेटिव रूट्स कहीं भी बनाए नहीं जा रहे थे। अगर आज भी अगर आपको मुंबई से दिल्ली जाना है तो एक तो 2-3 ही रूट है। एक तो आप गुजरात साइड से जा सकते हो, आप मध्य प्रदेश साइड से जा सकते हो, लेकिन कोई तीसरा यहाँ पे रूट नहीं है। और इतनी सारी ट्रेन अनाउंस होने की वजह से रेलवे ट्रैक्स पर कंजेशन बढ़ते जा रहा था, लेकिन उनको कंजेशन हैंडल करने के लिए, ट्रैक अपग्रेडेशन के लिए या नए ट्रैक्स बनाने के लिए बजट नहीं मिल रहा था। इसके अलावा जो सेकंड इशू यहाँ पर जनरेट हुआ वो था देश की ब्यूरोक्रेसी और हमारे देश के जो पीएसयूज की इनएफिशिएंसी है उनसे रिलेटेड। बजट तो नए ट्रैक्स के लिए आ नहीं रहा था, लेकिन एग्जिस्टिंग ट्रैक्स के लिए भी नहीं आ रहा था और कई चीजों को नए टेक्नोलॉजी के साथ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश ही नहीं की जाती थी। जैसे को मैं एग्जांपल अगर दूं तो देश इंडिया आज भी उन गिने चुने देशों के अंदर या फिर आप कह सकते हो ओनली देशों के अंदर है जहां पर हुप टोकन सिस्टम्स का इस्तेमाल होता है। आपने कुछ वीडियोस वगैरह देखी होगी जहां पर जो ट्रेन का लोको पायलट होता है वो एक रिंग के जैसे चीज स्टेशन के अंदर फेंकता है या पास ऑन करता है, जो कि ये बताता है कि अगले लाइन के अंदर ट्रेन पहुंच गई है और वो सेक्शन अभी ऑक्यूपाइड है। ये चीज जो है सिग्नल्स एंड ऑटोमेटेड सिस्टम्स के जरिए कई दशकों से दुनिया भर में हो रही है। इंडिया में भी होती है लेकिन कुछ सेक्शंस में अभी भी ये बाकी है। सिग्नलिंग सिस्टम्स हमारे जहाँ की जगह पे आज भी काफी ज्यादा आउटडेटेड है। स्टेशन मैनेजमेंट पुराने तरीके का है। आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ। हमारे देश के ट्रैक्स इतने पुराने हैं कुछ कुछ एरियाज के अंदर जहाँ पर लोकोमोटिव्स अपनी कैपेसिटी का इस्तेमाल नहीं कर पाते, यानी कि कुछ लोकोमोटिव्स देश में ऐसे हैं जो 200-220 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है और बहुत अच्छे से ब्रेक भी कर सकती है, लेकिन कुछ कुछ स्टेशंस जो है वो इस तरीके की ब्रेकिंग हैंडल ही नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ट्रेन जब पहुंचने वाली है स्टेशन पे उसके बहुत पहले ही उनको अपनी स्पीड काफी कम कर देनी पड़ती है,
बहुत कम करनी पड़ती है, जिसकी वजह से डी एक्सेलरेशन में बहुत टाइम वेस्ट होता है। जैसे मेट्रो के अंदर तुरंत रुकती है तुरंत चलती है, वैसे ट्रेन अगर कैपेबल भी हो फिर भी नहीं कर पाती। इंडियन रेलवे उन अकेले सिस्टम्स में से एक होगी जहां पर अभी भी झंडे, टॉर्चेस, इन जैसी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है इंडिकेशंस के लिए, जो ब्रिटिश जमाने से चलते आ रहे हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो ये चीजों को अवॉइड कर सकती है, इन चीजों के अंदर लगने वाला समय अवॉइड कर सकती है, जो इश्यूज आगे जाकर आ सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट हो सकते हैं, ऐसी पुरानी टेक्नोलॉजी की वजह से वो कई जगहों पर अभी भी अपग्रेड नहीं की गई है। और पिछले 40 सालों के अंदर बेसिकली काम यही हुआ कि इमीडिएट अनाउंसमेंट करके लोगों को खुश किया जाए, जबकि लॉन्ग टर्म रेलवे की क्या हालत होगी उसके बारे में सोचा नहीं गया। ऑनेस्टली पिछले 10 सालों के अंदर काम इस चीज से अलग शुरू हुआ है। सबसे मेनली तो रेलवे बजट को खत्म कर दिया गया ताकि ये जो डेडिकेटेड अनाउंसमेंट वाली बातें हैं वो कम हो सके, चीजों को जो है ओवरऑल पूरी इकोनॉमी के साथ में अलाइन किया जा सके। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जिसके बारे में बात तो 2000 से हो रही थी, लेकिन एक्चुअल में उसका कंस्ट्रक्शन जो है वो 15 के बाद में ही ढंग से शुरू हुआ। आज के डेट में मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली, वाराणसी, दिल्ली, हावड़ा, साउथ में चेन्नई से बेंगलुरु, इन ट्रैक्स की स्पीड को अपडेट किया जा रहा है, ट्रैक्स को ही चेंज किया जा रहा है। इनफैक्ट इन ट्रैक्स के लिए जो स्टील था वो इंडिया में बनता तक नहीं था, उसके लिए अभी रिसेंट में जो है स्टील्स इंडिया में बनाने का प्रावधान रखा गया, उसके लिए पीएलए स्कीम भी अनाउंस की गई है। कई सारे नए रेलवे लाइंस बन रही है जहां पर ऑल्टरनेटिव रूट्स मिलेगी ट्रेन्स को, ताकि वो कंजेस्टेड एरिया में से नहीं निकले। कई सारे नैरो और मीटर गेज ट्रेन्स को कन्वर्ट कर दिया गया है ब्रॉड गेज में, ताकि वहां पे ट्रेन्स ज्यादा कैपेसिटी के साथ में चल पाए। और ऑब्वियसली हाई स्पीड ट्रेन्स पर डायरेक्टली काम शुरू हो चुका है। हमारे देश के अंदर अभी पहले के जैसे हमें ट्रेन्स के बारे में अनाउंसमेंट देखने के लिए नहीं मिल रही, नई ट्रेन यहाँ वहाँ अनाउंस हुई, लेकिन रेलवे प्रोजेक्ट के बारे में जब भी सुनने के लिए मिलता है तो वो होता है कोच मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड, लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड, ट्रैक अपग्रेडेशन, स्टेशन अपग्रेडेशन। तो ये ओवरऑल क्वालिटी ऑफ यूजेज लोगों की बेहतर बनाती है, और ये वो रीजन था जिसकी वजह से देश में कभी भी ट्रेन की स्पीड बेहतर नहीं। राजधानी एक्सप्रेस ऐसी ट्रेन जो भारत की राजधानी दिल्ली से किसी भी दूसरे स्टेट के कैपिटल को आपस में मिलाती है। ये फर्स्ट टाइम तब शुरू की गई थी जब इंडिया के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू की पैदाइश को 100 साल मुकम्मल हो गए थे। और 1969 में जब इस ट्रेन को शुरू किया गया तो उस वक्त इसकी स्पीड 120 किलोमीटर प्रति आवर रखी गई दिल्ली से हावड़ा तक। लेकिन अफसोस के साथ के 53 सालों के बाद भी आज इसकी मैक्सिमम स्पीड 140 किलोमीटर प्रति घंटा देखने को मिलती है, जो कि इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, जिसकी चांदे को जो बात बयान की जा रही थी एक वजह के तौर पर सियासत को कहा जा रहा था। और ये बिल्कुल ठीक बात है कि सियासतदान हमेशा अपना अगला इलेक्शन देखते हैं और वो ऐसे फैसले करता है जिसके फौरी नताइज बरामद हो, चाहे उससे देर पा नताइज के तौर पे मुल्क को नुकसान ही क्यों ना हो। और ऐसे ही नुकसान भारतीय रेलवे में मुसलसल उठाने की वजह से बिल-आखिर भारतीय रेलवे इतनी तरक्की नहीं कर सकी जितनी करनी चाहिए थी। कौमों को मुश्किल वक्त से गुजरने के लिए एक लंबी जद्दोजहद करनी पड़ती है, और एक लीडर वही होता है जो कौम को ज़हनी तौर पर इस बात पे तैयार करे कि अभी आपका अच्छा वक्त शुरू नहीं हुआ, और जब आपका अच्छा वक्त शुरू होगा तो आपकी आने वाली नस्लों को इन सारी सहूलियात का फ़ायदा पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन सियासतदान जिन्हें हर 5 साल बाद आवाम की अदालत में पेश होना पड़ता है, उन्हें ऐसे काम करने पड़ते हैं जो उनके लिए वोट लेने का और दोबारा इक़्तिदार में आने का बायस बन सकें। लेकिन अगर आज मौजूदा हालात में भारतीय रेलवे की बात की जाए तो आज भारतीय रेलवे बिल्कुल दुरुस्त सिमत पर गामजन है, और भारत में सेमी हाई स्पीड ट्रेन यानी वंदे भारत एक्सप्रेस जिस तेज़ी के साथ फैल रही है, तो यकीनी तौर पर आने वाले वक्तों में भारत में रेलवे की ज़रूरत को बहुत अच्छे तरीके से पूरा भी किया जा सकेगा। और पूरे भारत में वंदे भारत एक्सप्रेस का जाल बिछने के बाद भारत में बुलेट ट्रेन की भी ज़रूरत कम होती चली जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ यह हकीकत है कि एक ही वक्त में आज़ाद होने वाले दो ममालिक पाकिस्तान और भारत, इन दोनों की रेलवेज का फ़र्क बहुत ज़्यादा है, और भारत ने पाकिस्तान के मुकाबले में रेलवेज में अच्छी खासी तरक्की की और एक लंबे अरसे तक अपने अवाम को सस्ता, बेहतरीन और तेज़ तरीन सफ़र मुहैया करने का मौका फराहम किया। लेकिन पाकिस्तान में इसका अच्छा खासा फुकदान था, और पाकिस्तान की रेलवेज 80 की दहाई से ही खसारे में जाना शुरू हो गई थी, और आज भी सूरत हाल से बाहर नहीं आ सकी। और मुस्तकबिल करीब में आने वाले चंद सालों में भी ऐसे कोई आसार नहीं दिखते कि पाकिस्तान की रेलवेज में कोई इनकलाबी कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ भारत में हमें बुलेट ट्रेन भी देखने को मिल रही है, और सबसे बढ़ के वंदे भारत एक्सप्रेस जिस तेज़ी के साथ भारत को आपस में जोड़ रही है, वो यकीनी तौर पर आने वाले वक्तों में अवाम को हकीकी मायनों में फ़ायदा फराहम करेगी। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर एक्शन चाहते हैं तो अपने कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।